हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सी टेट जो कि पेपर 2 है तो उसका साइको का पोर्शन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी 2 पेपर प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम जो प्रीवियस पेपर है, ठीक है, तो यह है 2016 में आया हुआ पेपर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो 2016 में फरवरी में आया हुआ पेपर है ये। ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। इसमें हम साइको के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो सी टेट का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, जो कि लास्ट अभी हुआ है 2016 में। ठीक है, तो पेपर 2 है ये। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्कैफोल्डिंग जो कि विगोस्की ने जेडपीडी कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, तो विगोस्की का जेडपीडी कॉन्सेप्ट था जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। और एक चीज़ आप ये भी याद रखोगे, विगोस्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी थी। ठीक है, तो साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी जो मतलब कि उसकी नॉलेज है आउटर सी, तो ब्रीफली तरीके से मतलब कि हम थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करते रहेंगे। तो विगोस्की ने जेडपीडी कॉन्सेप्ट दिया, सोशल कल्चरल थ्योरी दी। ठीक है, तो सोशल कल्चरल थ्योरी में इन्होंने सोशल एस्पेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया, सोसाइटी पर ज़्यादा जोर दिया और सोशल इंट्रैक्शन पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, कल्चर जो पहलू था उस पर ज़्यादा जोर दिया और लैंग्वेज के पहलू पर ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों पर उन्होंने ज़्यादा इनको एम्फेसाइज किया था। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग में फर्स्ट ऑप्शन कह रहे, देखो स्कैफोल्डिंग से आप याद रखोगे कि यह एक हेल्प होती है जो कि टेम्परेरी होती है, जो हमारा समाज होता है तो उसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है बच्चे को किसी न किसी भी मीन्स लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कह रहे हैं, ऑफरिंग ए रिवार्ड। देखो अब इसमें रिवार्ड की बात कर दी गई है कि रिवार्ड को ऑफ़र करना क्या करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि बच्चा तेज़ी से क्विकली तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो उसको रिवार्ड देना। तो ये स्कैफोल्डिंग है। और दूसरा कह रहे हैं टेलिंग हर दैट शी कैन डू इट बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, कि उसको यह बताना कि इसको आप बार बार करो, है ना। तो बार बार करने के लिए मीन्स उसको प्रेरित करना, जहाँ उसको बार बार करने के लिए बताना। ठीक है, तो बार बार प्रयास करना। तो बार बार प्रयास करना ये रोट लर्निंग मेथड है जो उसको बढ़ावा देता है, इसलिए यह स्कैफोल्डिंग नहीं हो सकता। फर्स्ट भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें रिवार्ड आ गया। ठीक है, इसमें पुरस्कार आ गया और पुरस्कार पर जोर किन्होंने दिया था, जो कि व्यवहारवादी थे। ठीक है, तो व्यवहारवादी मीन्स जो बिहेवियरिज्म थे, जिसमें B.F. स्किनर हो गया, है ना, पैब्लो हो गया, तो इन्होंने पुरस्कार पर जोर दिया था कि कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस वगैरह या रीइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड की जाए, है ना, तो फिर क्या है कि बच्चे सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट भी हम प्रेफर नहीं करेंगे। और थर्ड की बात करें तो थर्ड में कह रहे हैं प्रोवाइडिंग ए हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो क्या है कि जो कि हाफ तरीके से एग्जाम्पल है जो सॉल्व की हुई है ना, तो उसको प्रोवाइड की जाए। मीन्स हाफ तरीके से प्रॉब्लम किसने सॉल्व कर दी, टीचर ने सॉल्व कर दी, और आधी प्रॉब्लम किसको कह दिया कि अब आप मीन्स बच्चे को कह दिया कि अब आप खुद करो। ठीक है, मीन्स कुछ हेल्प इसमें टीचर ने कर दी और कुछ फिर क्या है बच्चा खुद करेगा। ठीक है, तो इसमें टीचर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बच्चे की। ठीक है, तो इसलिए ये थर्ड हो सकता है। लेकिन फोर्थ देख लेते हैं, टेलिंग हर शी कैन नॉट गो होम। देखो कह रहे हैं कि उसको क्या करना कि अगर मीन्स कि उसे यह कहना कि जब तक किसी भी जो भी प्रॉब्लम है ना, तो वो सॉल्व नहीं होगी तो तब तक आपने घर नहीं जाना। तो ये चीज़ नहीं होती है ना इसमें स्कैफोल्डिंग में, इसलिए फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा 3 ऑप्शन। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसमें क्या कह रहे हैं सेकंड में, योर क्लास हैज़ लर्नर विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। देखो कह रहे हैं जो आपकी क्लास में बच्चे हैं वो अलग अलग उनकी सीखने का अलग अलग स्टाइल है। टू असेस दैम, तो उनको मीन्स इस चीज़ का आकलन करने के लिए यू वुड गिव दैम। ठीक है, तो आप मीन्स उनके लिए क्या करोगे। ठीक है, तो उनका आकलन करने के लिए आप उनको क्या दोगे, आप उनके लिए क्या करोगे, तो ये चीज़ पूछी गई है हमसे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, ए यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड सब्सिक्वेंटली लेवल द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स इन द टेस्ट। तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म तरीके से उनको मीन्स क्या देना, इंस्ट्रक्शंस के सेट प्रोवाइड करना।
ठीक है, अनुदेशन देना मीन्स निर्देशन देना। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो कि क्या लिया गया है, एक टेस्ट लिया गया है ना, तो उसमें मीन्स उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उनको लेवल में क्या किया जाए, मीन्स उनको उनके कोई ना कोई लेवल निर्धारित की जाए, उनको मीन्स नामित किया जाए। ठीक है, तो देखो जो अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए कह रहे हैं एक टेस्ट निर्धारित किया जाए और उनको प्राप्त अंकों के बेस पे जो भी उन्होंने टेस्ट में मार्क्स वगैरह लिए हैं, ठीक है, तो उनके अनुसार उनको क्या कर दें, मीन्स नामित कर दें। नामित हम ये कह सकते हैं कि उनको देखो इन्होंने कहा है लेवल, ठीक है, मीन्स हम इसमें ये कह सकते हैं कि उनको उनको क्लासीफाई करना, उनका वर्गीकरण करना। ठीक है, तो देखो बच्चों का वर्गीकरण नहीं करेंगे, देखो वर्गीकरण तो हम फिर उसमें देखो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि आप ज़्यादा टेस्ट में आपने कम मार्क्स लिए हैं, इट मीन्स आप ज़्यादा उससे वीक हो किसी दूसरे बच्चे से, है ना। तो अलग अलग तरीके से उनको मीन्स अगर हम क्लासीफाई करेंगे, उनका वर्ग बना देंगे, उनको ग्रुप में डिवाइड कर देंगे अलग अलग तरीके से बच्चों को, तो इट मीन्स उसे ये लगेगा कि मुझे अलग कर दिया किसी दूसरे बच्चे से, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा होशियार नहीं था, जहाँ मैं वीक था, है ना। तो ये चीज़ें बच्चे में मीन्स क्या है, फिर नेगेटिविटी आएगी उनमें, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन नहीं लेंगे। सेकंड में कह रहे हैं हमारे पास द सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट। देखो कह रहे हैं कि जो कि टेस्ट है और टास्क है ना, तो उसका सेम सेट प्रोवाइड करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बात हो रही है डिफरेंट लर्निंग स्टाइल की। लर्निंग स्टाइल का मतलब क्या है हमारे पास कि कोई बच्चा किसी तरीके अलग तरीके से सीखता है, कोई बच्चा किसी अलग तरीके से सीखता है। ठीक है, तो वो होता है लर्निंग स्टाइल, मीन्स सीखने का जो स्टाइल है वो किस तरीके का है। तो कह रहे हैं सभी बच्चों का अलग अलग है सीखने का स्टाइल, तो इसलिए अगर उनका स्टाइल अलग अलग है तो उनको जो कि टास्क है, उनको टेस्ट है, तो वो भी हमको अलग अलग तरीके से ही देने पड़ेंगे, हमको सेम नहीं देने पड़ेंगे। इसलिए हम फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं ले सकते। थर्ड की बात करें आप, वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट, देखो तो फिर थर्ड में मीन्स ये बात क्लियर होगी कि जो भी टेस्ट है और जो भी उनको मीन्स टास्क प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या होने चाहिए, वो उनकी वैराइटीज़ होनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो वो अलग अलग होने चाहिए, मीन्स विविध प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड हो सकता है। लेकिन पहले फोर्थ देख लें। फोर्थ में देखो बात आ गई सेम टाइम की, टू परफॉर्म ऑन द टेस्ट। कह रहे हैं कि टेस्ट को पर परफॉर्म करने के लिए मीन्स उनको सेम टाइम प्रोवाइड करना है ना, तो ये भी चीज़ हम नहीं ले सकते क्योंकि उनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग हैं। तो कोई अलग तरीके से सीखेगा, कोई ज़्यादा समय लेगा, कोई कम समय लेगा सीखने में। ठीक है, तो इसलिए हमको सेम टाइम नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्थ भी हम इसमें क्रॉस कर देंगे, सेकंड भी छोड़ देंगे, फर्स्ट भी छोड़ देंगे। राइट आंसर आएगा हमारे पास 3 ऑप्शन। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहे हैं नाउ अ डेज देयर इज़ ए टेंडेंसी टू रेफर टू रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ चिल्ड्रन एज अल्टरनेटिव कंसेप्शन। देखो कह रहे हैं जो कि आजकल अगर बात की जाए तो जो कि बच्चों के रॉन्ग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, तो उन रॉन्ग कंसेप्ट को मीन्स अल्टरनेटिव कंसेप्ट कहा जाए। ठीक है, तो अल्टरनेटिव जो कंसेप्ट कहने की जो एक टेंडेंसी है तो इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में कहा गया है, देखो फर्स्ट में अगर देखा जाए तो पैसिव वर्ड आ गया, मीन्स जो इसमें कहा है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, है ना, तो उनका मीन्स अगर अंडरस्टैंडिंग देखा जाए तो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग को न्यूज़ तरीके से मीन्स सूक्ष्म तरीके से क्या करना, मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग को उनमें अंतर करना। ठीक है, उनमें भेद करना। और आगे इसमें यह भी कहा है और उनको मीन्स जो कि सीखने के प्रति क्या करना, निष्क्रिय रहना। देखो इसमें पैसिव की बात कही गई है, तो पैसिव वाला आप कभी भी ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे। ठीक है, तो बच्चे सीखने के प्रति कभी भी पैसिव नहीं होने चाहिए, वो एक्टिव होने चाहिए। सेकंड में कह रहे हैं रिकॉग्नाइजेशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। तो सेकंड ऑप्शन देखो हम ले सकते हैं क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि हम भी यह पहचान करना कि जो कि बच्चों की थिंकिंग है वह क्या है, जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो ठीक है, तो उनकी थिंकिंग से अलग है। तो यह चीज़ हो सकती है क्योंकि देखो थिंकिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं रॉन्ग कंसेप्ट की बात करूँ कि कुछ जो चीज़ें देखो अडल्ट की बात करें तो उनको रियलिटी का पता होता है ना, वो रियलिटी को समझते हैं, एक्चुअल चीज़ों को समझते हैं। लेकिन बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो कुछ हटके होती है, इसलिए वो गलत हो सकती है।
लेकिन जस्ट हमको क्या करना है, उस गलत की जगह पे हम अल्टरनेटिव चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो अल्टरनेटिव कंसेप्ट कहने का फर्स्ट ऑफ ऑल मेन रीज़न तो ये है कि बच्चों को ये ना लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो भी हमारा किसी चीज़ को लेकर के विचार था, है ना, कि वो कुछ ना कुछ गलत है और इसमें कुछ ना कुछ सुधार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ उनमें ना आए, इसलिए हमको अल्टरनेटिव कंसेप्शन हम कह सकते हैं। और अल्टरनेटिव को मैं ईजिली तरीके से डिस्क्राइब करूं तो हम इसको ऑप्शनल कह सकते हैं कि बच्चे ने किसी कार्य को करने के लिए या किसी चीज़ के प्रति जो उसके विचार हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक ऑप्शन चूज़ किया, बट बस बात ये हो गई कि उस ऑप्शन से मीन्स जो भी वो कार्य सीख रहा था या कर रहा था उस काम को वह नहीं कर पाया, ठीक है, उस ऑप्शन थे। तो इट मीन्स वो कुछ ना कुछ वो ऑप्शन है वो गलत था, लेकिन टीचर ने उसके लिए मीन्स अल्टरनेटिव कंसेप्शन का यूज़ किया उसको गलत कहने की बजाय। मीन्स उसने कुछ ना कुछ ऑप्शन उठाए, उनमें से वो ऑप्शन नहीं यूज़ हुआ तो कार्य वो नहीं कर पाया। इट मीन्स क्या है कि यह एक ऑप्शन था, ना कि रॉन्ग कंसेप्ट। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके की मीन्स उनको शब्दावली का यूज़ किया ताकि बच्चों में नेगेटिविटी ना आए। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा कि जो बच्चों की जो धारणाएं होती हैं, विचार होते हैं, ठीक है, वो क्या है, बड़ों से कुछ ना कुछ हटके होते हैं, इसलिए बच्चे कुछ गलत किसी चीज़ के प्रति गलत धारणा बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं बहुत बच्चे। ठीक है, तो इसका सेकंड हो सकता है। थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो कह रहे हैं, थर्ड में फैंसी वर्ड आ गया, मीन्स इसका मतलब होता है इमेजिनरी, इमेजिन करना, काल्पनिक। ठीक है, तो कह रहे हैं जो बच्चों की गलतियां हैं उसको काल्पनिक तरीके से मीन्स डिस्क्राइब करना है ना। तो ये चीज़ कभी भी नहीं होती कि हम काल्पनिक तरीके से कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। काल्पनिक तो वैसे भी उसका मीन्स कोई ना कोई एक्चुअल चीज़ वो होती ही नहीं है, वह तो कल्पना ही होती है। ठीक है, तो बच्चों की गलतियों को हम कल्पना के रूप में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ में कह रहे हैं चिल्ड्रन बीइंग थॉट ऑफ एज ए अडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार बड़े सोचते हैं उसी तरीके से मीन्स बच्चों की भी सोच होती है ना, उसी तरीके से। लेकिन ये बात सही नहीं है कि बच्चों की सोच बड़ों के जैसी ही होती है। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए तो मीन्स आप जस्ट इस तरीके के ऑप्शन फाइंड करो। मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन इस तरीके का चूज़ करना है कि या तो पॉजिटिव हो, या फिर आप ये कर सकते हो जो आपको ऑप्शन ये लगते हैं कि इसको हम निकाल सकते हैं, है ना, इन ऑप्शंस को, तो जहाँ उनको निकालने की कोशिश करो। मान लो कि कई बार हमें क्वेश्चन नहीं समझ आता तो जस्ट ऑप्शंस को निकालने की कोशिश करो, रिमूव करने की कोशिश करो, फिर आपको राइट आंसर अपने आप पता चल जाएगा। चलो, ये तो कुछ बातें थी, तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास सेकंड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। इसमें क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए टीचर रोल इन ए मिडिल स्कूल क्लासरूम। तो कह रहे हैं कि मिडिल स्कूल क्लासरूम में कौन सा जो ऑप्शन है वो अच्छे तरीके से जो टीचर का रोल है ना, तो क्लासरूम में उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो टीचर के रोल की बात करनी है हमने। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में पहले ही हमें क्या मिल गया, डिस्करेजिंग वर्ड मिल गया, मीन्स डिस्करेज करना मिल गया। ठीक है, तो डिस्करेज करना तो हमको चूज़ ही नहीं करना है, मीन्स उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, उनको निरुत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। सेकंड में कह रहे हैं कि यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखो पावर पॉइंट होता है कंप्यूटर में, है ना, तो पावर पॉइंट तो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है पावर पॉइंट, तो उसकी प्रेजेंटेशन के बेस पे हम क्या है कि टीचर के रोल को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो टीचर के रोल को डिस्क्राइब हम नहीं कर सकते पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन के बेस पर। ठीक है, आगे जो थर्ड है इसमें क्या दिया गया है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन। तो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या है डिस्कशन है ना, तो उसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये
वाक्य क्या है, ये ऑप्शन क्या है, पॉजिटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्कशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सकती है। जो भी स्कूल में, क्लासरूम में टीचर का रोल प्ले है ना, जो भी उसकी एक्टिविटी है तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्कशन बेस पर, है ना। तो ये थर्ड ऑप्शन हो सकता है। तो फोर्थ में कह रहे हैं प्रमोटिंग स्टूडेंट टू कम्पीट अमंगस्ट देमसेल्फ फॉर द फर्स्ट पोजीशन, कि फर्स्ट पोजीशन के लिए, पहले नंबर पर आने के लिए मीन्स बच्चों को क्या करना कि आपस में उनमें कंपटीशन की भावना आए, है ना। तो उस कंपटीशन के लिए उसको क्या करना, प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। देखो दो ऑप्शन तो आप ऐसे होते हैं कि निकाल ही देते हैं, लेकिन दो ऑप्शन में हमारे पास कन्फ्यूज़न खड़ी हो जाती है ना। तो इसमें हमारे पास कौन सा सही होगा। सो मैं आपको बता दूं कि जो डिस्कशन है ना, तो वह एक क्या है, ऐसा मीन्स हम इसको सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं, जिसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है और टीचर ने क्या पढ़ाया है कक्षा में, है ना, टीचर का क्या रोल है, तो ये भी चीज़ें फिर हमको पता चल जाती है। क्योंकि टीचर ने अगर डिस्कशन मेथड यूज़ किया होगा तो टीचर भी खुद इन्वॉल्व हुआ होगा उस डिस्कशन में, ठीक है। तो इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। बच्चा ये चीज़ें सीखता है कि कैसे उसको सोसाइटी में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना है, कैसे अपने बिहेवियर को शो करना है, दूसरों की बातों को पर कितना एग्री करना है और कितना दूसरों की बातों को इग्नोर करना है, क्रिटिसाइज़ करना है, ठीक है। सो जो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो कंपटीशन है ना, जिसमें हमने कंपटीशन किया, तो इसकी बजाय हम अगर सोशल एक्टिविटी की बात करें जिसमें बच्चा क्या है कि डिस्कस करके सीख रहा है, ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन फोर्थ से बेटर है, ठीक है। तो दोनों में से बेटर फाइंड करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास 3 ऑप्शन। आगे हमारे पास नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यह किससे रिलेटेड है, मोटिवेशन एंड लर्निंग से रिलेटेड आया हुआ है। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन एंड लर्निंग इज़ करेक्ट। तो कह रहे हैं कि जो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है ना, तो उनमें से जो मोटिवेशन और लर्निंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, तो उनमें से कौन सी सही है। फर्स्ट में कहा गया है मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल टू प्ले इन लर्निंग। तो फर्स्ट तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया कि लर्निंग में मोटिवेशन की कोई रोल नहीं होता है ना, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो इट मीन्स ये तो गलती हो गया, लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हमारे पास सेकंड की बात करें, लर्निंग इज़ इफ़ेक्टिव ओनली व्हेन। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई है कि अगर आपको केवल वर्ड मिले, है ना, ओनली वर्ड मिले, तो उन ऑप्शन को भी इग्नोर करने की कोशिश किया करें। लेकिन अब ये ऑप्शन इस तरीके का है कि जिसमें हमारे पास देखो फर्स्ट तो हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन इन तीनों ऑप्शन में हमारे पास ओनली वर्ड मिल रहा है। यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे भी ओनली है, यहाँ पे, तो क्या हम तीनों इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि जो ओनली वाला ऑप्शन है वो सही हो सकता है, ठीक है। उसके बहुत रेयर चांस होते हैं सही होने के, ठीक है। तो ज़्यादातर ओनली वाले ऑप्शन आप इग्नोर करने की कोशिश किया करो। लेकिन अब इनमें से कौन सा सही है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड की बात करूं तो कह रहे हैं लर्निंग इज़ इफ़ेक्टिव ओनली, कि लर्निंग तभी ही इफ़ेक्टिव होगी, केवल तभी ही इफ़ेक्टिव होगी व्हेन द स्टूडेंट आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवार्ड। कह रहे हैं जो कि एक्सटर्नल रिवार्ड यूज़ किए जाते हैं जब मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, ठीक है। मीन्स एक्सटर्नली तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बाहरी तरीके से जो बच्चों को रिवार्ड वगैरह, पुरस्कार वगैरह दिए जा रहे हैं, है ना, तो मीन्स तभी ही जो लर्निंग है वो क्या होगी, इफ़ेक्टिव होगी, केवल तभी ही। देखो अब ये चीज़ मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेशन का पता होना चाहिए। देखो दो तरीके की मोटिवेशन होती है, मीन्स एक आंतरिक और एक बाहरी, है ना, आंतरिक और बाहरी मोटिवेशन होती है। जो आंतरिक मोटिवेशन होती है, ठीक है, तो यह बच्चे की इसमें खुद इच्छा होती है, उसकी आंतरिक इच्छा ही होती है जिसमें वह कार्य को करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें बच्चे की खुद इच्छा होती है आंतरिक में। और जो बाहरी मोटिवेशन होती है, इसमें बच्चा किसी दूसरे के द्वारा क्या होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा मोटिवेट होके किसी कार्य को करने के लिए रेडी हो जाता है।
लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखोगे कि आंतरिक मोटिवेशन में जो भी कार्य बच्चा करता है, ठीक है, तो उसमें बच्चा सफल होगा ही होगा, ठीक है, तो उसमें बच्चा सफल होगा ही होगा। मीन्स अगर आंतरिक मोटिवेशन के बेस पे वो कुछ सीख रहा है तो उसको मीन्स वो आंतरिक मोटिवेशन उसके लिए प्रभावशाली होगी ही होगी, ठीक है। बाहरी की बात करूं तो बाहरी में ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस होगा, उसमें वह सक्सेस हो भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो सकता, उसमें वह सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इट मीन्स अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो जो बाहरी पुरस्कार है यह मीन्स जो हमने बाहरी अभिप्रेरणा आपको बताया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो कि लर्निंग सीखेगा बच्चा वह सिर्फ प्रभावशाली ही होगा, ठीक है, तो इसको क्या कर दो, इग्नोर कर दो। थर्ड की बात करें तो थर्ड में कहा है कि लर्निंग इज़ इफ़ेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट हैव इंट्रेंसिंग। देखो दो तरीके की मोटिवेशन होती है, तो जो आंतरिक होती है उसको बोलते हैं इंट्रेंसिंग, और तो जो बाहरी होती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिंग, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे, इन से याद रखोगे आंतरिक और एक्स से याद रखोगे बाहरी, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ये कही गई है कि लर्निंग तभी इफ़ेक्टिव होगी जब क्या है कि जो बच्चा है, स्टूडेंट हैं, वो क्या है मीन्स आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं, ठीक है, मीन्स अपनी इच्छा से वो कार्य करना चाहते हैं, इच्छा से कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैंने आपको आंतरिक मोटिवेशन के लिए ये बात बताई है कि उसमें बच्चा श्योर है कि उसमें उसको सफलता मिले ही मिलेगी, सफल होगा ही होगा। इट मीन्स ये वाक़या सही हो सकता है कि वही लर्निंग इफ़ेक्टिव होगी ही होगी जब क्या है कि बच्चा आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर के कोई ना कोई कार्य सीखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन सही है। और फोर्थ में भी बात करें तो इसमें भी हमारे पास देखो एक्सट्रिंसिक मोटिवेटेड से रिलेटेड बात आ गई है ना, तो वो एक्सटर्नली फैक्टर से मोटिवेट हो रहा है। इट मीन्स इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सक्सेस होगा ही होगा, इसमें सक्सेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए फोर्थ और सेकंड और वन इरेज कर दो, हमारे पास थर्ड राइट आंसर आएगा। होप कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज़ करेक्ट। तो लर्निंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो कौन सी करेक्ट हैं। तो फर्स्ट में कहा गया है लर्निंग इज़ ए पैसिव रिसिप्टिव प्रोसेस। देखो कह रहे हैं कि यह पैसिव तरीके से हम इसको रिसीव करते हैं, रिसिप्ट करते हैं किसको, लर्निंग को। तो ये चीज़ नहीं होती, मैंने पहले भी बताया है कि पैसिव वाला आप कभी भी चूज़ नहीं करोगे क्योंकि लर्निंग के लिए एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है। तो पैसिव तरीके से लर्निंग हम नहीं हो सकती, फर्स्ट को क्या कर दो, इरेज कर दो। सेकंड कह रहे हैं लर्निंग डज नॉट डिपेंड ऑन लर्नर प्रीवियस नॉलेज। कह रहे हैं कि जो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज होती है तो उसके बेस पे उसके बेस पे लर्निंग नहीं होती। तो ये बात भी गलत हो गई क्योंकि प्रीवियस नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारा पूर्व ज्ञान है उसका होना ज़रूरी है लर्निंग के लिए, है ना। तो प्रीवियस नॉलेज के बेस पे हम न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। तो ये चीज़ें आपने प्याजे में भी पढ़ी होगी, है ना। तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे नॉट दे दिया तो यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं लर्निंग इज़ इक्विवेलेंट टू एक्विजिशन ऑफ स्किल। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखें तो इसमें कहा है देखो कि लर्निंग इज़ इक्विवेलेंट। देखो इक्विवेलेंट का मतलब समान, है ना, और इसमें वर्ड आया है एक्विजिशन ऑफ स्किल, कि कह रहे हैं जिस तरीके से हम स्किल को एक्वायर करते हैं, स्किल्स की एक्विजिशन हो रही है जिस तरीके से, उसी तरीके से लर्निंग होती है। बट ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है कि जिस तरीके से एक्विजिशन होती है उसी तरीके से लर्निंग होती है। देखो अगर आपने इंग्लिश के पैडागोजी की मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड की थी कुछ, तो 10-12 लेक्चर मैंने प्रोवाइड किए थे, तो शायद 10-12 वीडियो होगी वो। तो उसमें अगर आपने पहला लेक्चर देखा है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो जब मैंने प्रोवाइड की थी, तो उसमें मैंने लर्निंग और एक्विजिशन दो चीज़ों के बारे में बताया है ना। लर्निंग कुछ अलग चीज़ होती है, एक्विजिशन कुछ अलग चीज़ होती है। लर्निंग में हमारे लिए हम ये कह सकते हैं कि अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हम एक्वायर करते हैं जब किसी चीज़ को, तो यह
नेचुरली अपने आप हो जाती है। जैसे कि बच्चा मातृभाषा सीखता है, तो मातृभाषा सीखने के लिए बच्चे पर स्ट्रेस नहीं डाला जाता, कोई उसको ग्रामेटिकल रूल वगैरह नहीं याद करवाए जाते, तो वो चीज़ एक्विजिशन हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें ये चीज़ कहाँ है कि जो लर्निंग है वो स्किल के समान है ना, तो ये चीज़ नहीं होती, लर्निंग स्किल्स के समान नहीं होती। सो थर्ड भी क्या कर दो, इग्नोर कर दो। सो हमने फर्स्ट छोड़ दिया, थर्ड छोड़ दिया और सेकंड भी छोड़ दिया। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास राइट आंसर फिर क्या रह जाएगा, फोर्थ रह जाएगा, क्योंकि फोर्थ में देखो लर्निंग इज़ ए फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, है ना, तो जो सामाजिक क्रियाएं हैं, जो सोशल एक्टिविटी है ना, तो उसके द्वारा क्या हो रही है, जो अधिगम है उसके द्वारा मीन्स फैसिलिटेट हो रही है। इट मीन्स यह बिल्कुल सही है कि सोसाइटी के जो एक्शन होते हैं, सोशल एक्शन होते हैं, तो उसके बेस पे लर्निंग हो सकती है ना, तो इसलिए फोर्थ राइट आएगा। इजी क्वेश्चन था ये। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट, देखो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जो उसकी बात की गई है बच्चों के लिए, रिवार्ड, डायलॉग, लेक्चर, इंस्ट्रक्शन। देखो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसका आंसर, तो इसमें मैं एक हिंट दे देता हूँ, देखो आपके लिए ईजी कर देता हूँ। लेक्चर मेथड और इंस्ट्रक्शन मेथड ये तो आएंगे नहीं। ठीक है, लेक्चर मेथड और इंस्ट्रक्शन मेथड ये नहीं होंगे, तो इन दोनों में से हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा ये आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें क्या दिया गया है, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। तो देखो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी गई है, तो उनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। तो फर्स्ट में कह रहे हैं डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस इन ए फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज़ बैकवर्ड। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ आप याद रखोगे, कभी भी विकास पीछे नहीं मुड़ता, लेकिन इन्होंने विकास को क्या कर दिया, बैकवर्ड कर दिया, है ना, तो ये चीज़ क्या होगी, गलत होगी। तो मीन्स इनमें कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रोसीड करता है बर्थ से लेकर के एडोलसेंस तक, मीन्स फॉरवर्ड मैनर में प्रोसीड करता है, और कह रहे हैं उसके बाद वो क्या करता है कि बैकवर्ड गोज़ मीन्स बैकवर्ड होने लग जाता है, मीन्स पीछे की ओर आने लग जाता है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आगे हमारे पास सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंटल चेंजेस गो फॉरवर्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो कह रहे हैं जो भी विकास में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो वो आगे चलते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में बोल दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, जो भी विकास हो रहा है वो मीन्स उसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, देखो विकास में हम सीखते भी बहुत कुछ हैं, और जो सीखते हैं हम उसको भूल भी जाते हैं, है ना, जो सीखते हैं हम उसको भूल भी जाते हैं, मीन्स वो चीज़ फेड भी हो जाती है जो भी हमने लर्निंग की है। इट मीन्स जो कभी भी जो विकास है ना, वो कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं चलता, इस तरीके से स्ट्रेट मीन्स चल रहा है ना, विकास में उतार चढ़ाव होता रहता है ना, कुछ चीज़ें हम सीखते रहते हैं, भूलते रहते हैं, सीखते रहते हैं, भूलते रहते हैं, मीन्स इस तरीके से हमारी मीन्स जो भी डेवलपमेंट है वो होती भी रहती है, और उसमें अगर हम कुछ भूल जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने नीचे की ओर रेफ़र कर दिया ग्राफ में, है ना, तो ये आप ग्राफ देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन कुछ भूल गए, लेकिन फिर उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की। तो यहाँ हम ग्राफ किसी भी तरीके का आप चूज़ कर सकते हो, इस तरीके का भी बना सकते हो, है ना, लेकिन सीधी लाइन में नहीं ले सकते हम, है ना, कि उसमें कोई भी चेंजेस ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो विकासात्मक चेंजेस की एक जो भी स्ट्रेट लाइन है वो कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए इसका जो सेकंड है वो भी क्या है, रॉन्ग है। आगे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है, इसमें क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट अकर एट ए डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल। देखो ये चीज़ हो सकती है कि कह रहे हैं जो डेवलपमेंट है तो वो अलग अलग इंडिविजुअली तरीके से जो व्यक्ति है ना, तो उसमें मीन्स अलग अलग तरीके की ही वो क्या होती है, रेट होती है, गति होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सीखने की गति है वो कभी भी समान नहीं होती, क्योंकि अगर आपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़े हों, है ना, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल तो वो पढ़े हों, तो उन प्रिंसिपल में ये चीज़ ज़रूर आती है जो कि
रेट है किसकी, डेवलपमेंट की, ठीक है। मीन्स जो दर है, जहाँ हम स्पीड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो स्पीड है वो कभी भी समान नहीं होती, ठीक है। स्पीड समान नहीं होती। और ये वाकया में बात कही है कि भाई जो स्पीड है वो क्या है, बिल्कुल मीन्स अलग है, वो समान नहीं है, ठीक है। तो जो स्पीड है, गति है, वो अलग है, भिन्न है। तो इसलिए यह वाकया सही हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं। और कोई तेज़ गति से सीखता है, इट मीन्स उसका तेज़ गति से विकास हो रहा है। कोई धीमी गति से सीखता है, इट मीन्स उसका धीमी गति से विकास हो रहा है, ठीक। तो फोर्थ में थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेज़ चलता है जन्म से लेकर के एडोलसेंस तक, है ना। तो ये चीज़ नहीं है। मीन्स ओनली किशोरावस्था में देखा जाए तो किशोरावस्था में जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो फास्ट होती है। लेकिन अगर बाल्यावस्था की बात करें, जो कि मीन्स चाइल्डहुड है ना, तो उसमें अगर देखा जाए उस स्टेज में जो रेट है वो क्या होती है, स्लो होती है। विकास की जो स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। तो किशोरावस्था में फास्ट होती है। तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जन्म से लेकर के और किशोरावस्था तक, एडोलसेंस तक ही वो मीन्स तेज़ गति से चलती है और उसके बाद रुक जाती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो विकास है वो कभी भी नहीं रुकता। हाँ, अगर वृद्धि की बात होती तो वो चीज़ हम मान सकते थे, क्योंकि वृद्धि किशोरावस्था के बाद जो वृद्धावस्था होती आती है, ठीक है। वैसे किशोरावस्था के बाद एक और अवस्था होती है जिसको बोलते हैं प्रौढ़ा, ठीक है। तो प्रौढ़ अवस्था या प्रौढ़ा अवस्था, ठीक है। तो इसको अडल्टहुड भी बोलते हैं, अडल्टहुड, ठीक है, प्रौढ़ावस्था को। तो इस अवस्था के बाद मीन्स जो वृद्धावस्था होती है ना, जो बुढ़ापा आ जाता है, तो उसमें हम कह सकते थे जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन पूरे ओवरऑल अगर विकास की बात करें तो उसको हम रोक नहीं सकते। सो फोर्थ भी नहीं हो सकता, सेकंड हमने इग्नोर कर दिया, फर्स्ट भी छोड़ दिया, थर्ड इज़ द राइट आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें कह रहे हैं, देखो इजी क्वेश्चन कहा पूछा गया है। मिडिल चाइल्डहुड एज की बात की गई है, मध्य बचपन की बात की गई है। देखो दो तरीके के जो चाइल्डहुड है उसमें दो तरीके की स्टेजेस आती हैं। हम इसको सब स्टेजेस कह सकते हैं चाइल्डहुड में। तो एक तो होती है प्री चाइल्डहुड, ठीक है, एक होती है पोस्ट चाइल्डहुड। तो इसको हम लेटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो प्री चाइल्डहुड है, ठीक है, वो होती है 2 से 6 वर्ष तक, ठीक है। तो वो जो प्री चाइल्डहुड है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है, ठीक है। और जो पोस्ट चाइल्डहुड है, ठीक है, वो होती है 6 से 12 वर्ष तक, ठीक है, 12 ईयर तक। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखोगे। और इसमें हमारे पास जो मिडिल चाइल्डहुड पूछा है, तो ये चीज़ आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अब मिडिल पूछ लिया है ना, तो इसका संबंध पोस्ट चाइल्डहुड से ही है। तो जो पोस्ट चाइल्डहुड है वो होती है हमारे पास 6 से 12। तो हमारे पास यहाँ पे 6 से जो 11 आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट है, इसमें कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट फैक्टर डू नॉट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअली। देखो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन में कहा गया है जो इन्वायरमेंट है वह क्या है कि किसी भी जो व्यक्ति है उसको मीन्स शेप देने की जो उसकी भूमिका होती है ना इन्वायरमेंट की, वो नहीं होती, ठीक है। तो कोई भी मीन्स उसका सिंपल सी बात है रोल प्ले नहीं करता, क्या कि व्यक्ति को शेप देने में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन ही क्या, क्वेश्चन नहीं मीन्स जो भी इसमें ये सेंटेंस यूज़ हुआ है या स्टेटमेंट यूज़ हुई है यह बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि इन्वायरमेंट जो इंडिविजुअली मीन्स व्यक्ति है, पर्सन है, उसको शेप देने में उसकी कोई भी भूमिका नहीं होती, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे कहा गया है सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय हिज जेनेटिक मेकअप। और कहा गया है क्योंकि जो ग्रोथ है ना, तो कहा गया है कि जो ग्रोथ है वो प्रत्येक व्यक्ति की मीन्स इंडिविजुअली तरीके से हर व्यक्ति की जो ग्रोथ है वो उसकी जो जेनेटिक मेकअप है मीन्स हेरिडिटी या हम अनुवंशिकता कह सकते हैं। तो जो अनुवंशिकता संरचना है उससे निर्धारित होती है। तो कह रहे हैं
कि जो व्यक्ति, देखो बात अब इसमें शारीरिक विकास की हुई है, क्योंकि इंडिविजुअली शेप की बात कहें तो शेप मीन्स उसके जो बॉडी का आकार है वो किस तरीके का है ना, तो ये चीज़ें हमारे पास शेप में आ रही हैं। तो कह रहे हैं कि बॉडी की जो शेप है वो जेनेटिकली तरीके से देखा जाए तो जेनेटिकली जो है मीन्स जेनेटिक फैक्टर है वो तो प्रभावित करती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित नहीं करती। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है नेचर नर्चर थ्योरी से, ठीक है। तो नेचर नर्चर थ्योरी हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। नेचर का संबंध होता है किससे, जेनेटिक से, और नर्चर है जो नर्चर का संबंध होता है किससे, इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो नेचर नर्चर थ्योरी में दोनों का रोल होता है, किसका, इन्वायरमेंट का भी और जेनेटिक मीन्स हेरिडिटी का भी, ठीक है, ये दोनों का रोल होता है। इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति की बॉडी की शेप है, ठीक है, वो सिर्फ किसके बेस पे है, वो सिर्फ जो माता पिता से गुण आए हैं, है ना, पेरेंट्स से जो मीन्स ड्यू टू हेरिडिटी जो भी कुछ गुण वगैरह आए हैं, तो उसी के बेस पे शेप बन रही है किसकी, बच्चे की। क्योंकि शेप में सिंपली बात है कि इन्वायरमेंट का होना भी ज़रूरी है, इन्वायरमेंट मीन्स नर्चर का होना भी ज़रूरी है। और नर्चर किसको रेफ़र करता है, पालन पोषण को, क्योंकि जो पालन पोषण है वो किस में होता है, वह इन्वायरमेंट में ही होगा। और इन्वायरमेंट में जो हमारा अगर देखा जाए जो फूड है ना, तो फूड भी तो हमारी बॉडी को शेप देता ही है। अगर हम भोजन ही नहीं करेंगे तो इट मीन्स हम जिएंगे कैसे, हमारी बॉडी की जो प्रॉपर शेप है वो कैसे बनेगी। तो फूड कोई जेनेटिकली तो नहीं है ना, फूड इन्वायरमेंट ही है। तो होप कि मैं ये चीज़ आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए बता रहा था कि क्वेश्चन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कह दिया गया है कि इन्वायरमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, और जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इसका कह दिया कि ग्रोथ में मीन्स ग्रोथ को जो है निर्धारित कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड जो मीन्स यूज़ हुआ है जेनेटिक, ये तो बात सही है, लेकिन इन्वायरमेंट की बात गलत है। लेकिन अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो यह स्टेटमेंट है, ठीक है, यह स्टेटमेंट क्या है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूज़ हुई है यह बिल्कुल गलत है। इट मीन्स ऑप्शन में देखें तो हमारे पास यही पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है ना। तो इसमें हमारे पास देखो फर्स्ट में इनकरेक्ट आ रहा है और फोर्थ में इनकरेक्ट आ रहा है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन हमको इनकरेक्ट ही चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है इन्वायरमेंट वाली, ठीक है। तो इसमें या तो हमारे पास 1 आ सकता है या हमारे पास 4 आ सकता है। तो अब मैं बात करता हूँ 1 ऑप्शन की, क्योंकि अब हमको दोनों में देखना पड़ेगा कौन सा राइट है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना, बढ़िया क्वेश्चन है ये। इनकरेक्ट फर्स्ट में कहा है इनकरेक्ट सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चर टू प्रूव दैट एनवायरनमेंट कैन हैव ए मेजर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। कह रहा है कि यह वाक्य क्या है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि बहुत से रिसर्चर होते हैं जो, ठीक है, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया गया है, उन्होंने यह मीन्स सिद्ध किया है कि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसका मीन्स बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका बहुत ही मेजर प्रभाव पड़ता है किसका, विकास में। तो ये बात क्या हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, ठीक है, कि भाई क्योंकि रिसर्चर ने यह बात रिसर्च किया है, उन्होंने इसको प्रूव किया है कि जो शेप है, जो भी फिज़िकली तरीके से कह लें या हम मानसिक तरीके से कह लें, किसी भी तरीके से आप इसको मीन्स ले सकते हो, तो जो इन्वायरमेंट है इसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये वाक्य ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में कहा है, फिर फोर्थ कैसे गलत होगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। इन फोर्थ में कहा है इनकरेक्ट सिंस इन्वायरमेंट फैक्टर कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो कहा है कि यह
स्टेटमेंट गलत है, तो ये तो चलो ठीक है कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वातावरण में जो इन्वायरमेंट जो भी फैक्टर है ना, तो जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही लिटिल है। देखो इसमें वर्ड यूज़ हुआ है लिटिल, मीन्स बहुत ही कम योगदान, ठीक है, तो उसका बहुत ही कम योगदान है किसका, इन्वायरमेंट का। तो ये चीज़ कभी नहीं होती कि कम योगदान है, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती कि भाई कम है तो कितना कम है ना, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती इन्वायरमेंट की कि मीन्स हम इसको माप तोल नहीं सकते, इसलिए यह वाक्य हम ले ही नहीं सकते ये ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ भी क्या हो जाएगा हमारे पास, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थर्ड और सेकंड रॉन्ग है, राइट आंसर हमारे पास आएगा 1 ऑप्शन। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसमें क्या कह रहे हैं, दैश इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच ए ह्यूमन इन्फेंट बिगन टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म एज ए फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो कह रहे हैं कि वह कौन सी प्रक्रिया है, मीन्स वह एक डैश प्रक्रिया है जिसमें जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, ठीक है, तो वह नेसेसरी स्किल को मीन्स अर्जित करने के लिए, ठीक है, जो नेसेसरी स्किल है, ठीक है, तो उसको अर्जित करने के लिए वह सोसाइटी में एज ए एक्टिव मेंबर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वह कौन सी प्रोसेस है, वह विकास है, डेवलपमेंट है, वह सोशलाइजेशन है, वह लर्निंग है, वह मैच्योरेशन है, ठीक है। तो देखो यह क्वेश्चन भी ईजी है, इसमें आपको मैं हिंट दे देता हूँ। देखो हमारे पास इसमें देखा जाए तो वर्ड यूज़ हुआ है सोसाइटी, देखो लास्ट में हमारे पास सोसाइटी यूज हुआ है। वह सोसाइटी में एज ए एक्टिव मेंबर मीन्स कार्य करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और जो भी नेसेसरी स्किल है, ठीक है, जो भी विशेष कौशल हैं, तो उसको वो क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, है ना। तो सोसाइटी वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, तो आप इनमें से किसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मीन्स वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूँ आप किस मीन्स जो भी मैंने आपको हिंट दिया है तो उस हिंट को कितना कैच करते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप प्रोवाइड करोगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या कह रहे हैं, देखो प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है ना, तो प्याजे को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्याजे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट है जो, तो उसको कौन सा जो एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि मीन्स डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, किसके अकॉर्डिंग, प्याजे के अकॉर्डिंग। देखो प्याजे ने देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन में तो रेनफोर्समेंट का यूज़ ही नहीं किया था, यह बी एफ स्किनर ने अपनी थ्योरी में यूज़ किया था, तो रेनफोर्समेंट नहीं हो सकता है ना। और विकास के लिए मीन्स उन्होंने लैंग्वेज को भी प्रेफर नहीं किया था, तो इसलिए हम ये भी नहीं ले सकते। और अगर मैं बात करूं अब थर्ड और फोर्थ की, देखो इमिटेशन में इनके बारे में भी उन्होंने वैसे बताया था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जहाँ तो इमिटेशन हो सकता है या थर्ड हो सकता है, क्योंकि ये दोनों तो हमने इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो अब हमारे पास इन दोनों में से क्या होगा, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विकास को प्रभावित करने में कुछ नीचे फैक्टर दिए गए हैं, तो किसका मेन मुख्य मीन्स किसकी मुख्य भूमिका है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं एक्सपीरियंस विद द फिज़िकल वर्ल्ड, कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है मीन्स उसका क्या लेना, उसके साथ मीन्स कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लेना, तो इससे विकास हो सकता है। देखो ये चीज़ सही है, ये चीज़ हम मान सकते हैं, क्योंकि फिज़िकल वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, और फिज़िकल वर्ड का संबंध किससे है, इन्वायरमेंट से, है ना। तो इन्वायरमेंट में क्या है, बच्चा स्वयं को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, और एडजस्ट का संबंध किससे है, अगर आपने प्याजे द्वारा दी गई जो अडप्टेशन टर्म है ना, अडप्ट करना, जो अडप्टेशन टर्म है मीन्स इसको बोलते हैं अनुकूल, ठीक है। तो अनुकूल जो टर्म इन्होंने यूज़ की थी उसका मतलब क्या होता है कि बच्चों में प्रवृत्ति होती है, वो किसी भी सिचुएशन में स्वयं को क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। चाहे वो सीखने वाली हो,
चाहे वो समाज में एडजस्टमेंट करने वाली हो, तो बच्चा गर्मी सर्दी को भी सहन करता है, तो ये भी एडजस्टमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो स्वयं को अडप्ट कर लेना, तो वही होती है अडप्टेशन, समाज के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। और अडप्टेशन में लर्निंग भी आती है, मीन्स बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता भी है ना। तो जो फिज़िकल वर्ल्ड है, ठीक है, जो मीन्स भौतिक संसार है बच्चे का, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या करता है, मीन्स अनुभव प्राप्त करता है, मीन्स फिजिकल वर्ल्ड से बहुत कुछ सीखता है। तो इसको मीन्स एडप्टेशन से रिलेट करके हम क्या कर सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर है थर्ड, उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड का संबंध इन्वायरमेंट से है, और इन्वायरमेंट किसको रेफर करता है, अडप्टेशन को, क्योंकि हम क्या होते हैं, अडप्ट होते हैं, जहाँ बच्चे अडप्ट होते हैं उस इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है, समाज में खुद को फिर एडजस्ट करते हैं बच्चे, तो अडप्ट होता है अपनाना, ठीक है। सो इसका इमिटेशन न होकर के हमारे पास राइट आंसर आएगा 3। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या कह रहे हैं, द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड। अब देखो प्री ऑपरेशनल की बात आ गई, है ना। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है सेकेंड स्टेज, पियाजे के द्वारा दी गई, और यह होती है 2 से 7 ईयर तक, ये भी आपको पता है। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शन यूज़ हुए हैं, है ना, तो देखो ऑप्शन को देख करके ही हमें पता चल सकता है कि राइट आंसर क्या है। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें कहा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। तो हाइपोथेटिको का मतलब है हाइपोथेसिस से, मीन्स वो परिकल्पनाएं बनाने लग जाता है, परिकल्पनाओं का निर्माण करने लग जाता है। और डिडक्टिव का मतलब है मीन्स हम इसको बोल सकते हैं निगमनात्मक, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, निगमन। तो निगमन मीन्स पहले नियम, निगमन से नियम याद रखोगे, फिर क्या होते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो पहले नियम फिर एग्जाम्पल। तो इन चीज़ों की मीन्स जो समझ है बच्चे को विकसित हो जाती है, वो नियम के बेस पे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कर सकता है, एग्जाम्पल क्रिएट कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट की बात करें तो जो फर्स्ट विशेषता है यह 4th स्टेज की होती है, इट मीन्स यह नहीं आएगा। एबिलिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का संबंध भी फॉर्मल स्टेज से है, तो यह भी 4th स्टेज की होती है। और थर्ड की बात करें तो इसमें कहा है कि अपने, देखो गोल डायरेक्टेड की बात की गई है कि अपने गोल के प्रति, ठीक है, गोल की ओर डायरेक्ट होना, उसकी ओर जाना। तो जो भी उसका व्यवहार है बच्चे का, वो सिर्फ अपने जो भी लक्ष्य होते हैं उसको प्राप्त करने पे होगा, ठीक है। तो लेकिन अपने लक्ष्यों का निर्धारण बच्चा किस में करता है, ये भी 4th स्टेज में ही आता है, ठीक है, फॉर्मल में। क्योंकि फॉर्मल में वो हाइपोथेसिस थिंकिंग है वो यूज़ करने लग जाता है, और हाइपोथेसिस में क्या है कि बच्चे अपने एम का निर्माण करते हैं, है ना। तो इसलिए 3rd, 2nd और 1 किसकी विशेषता है, 4th की विशेषता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर आएगा 4th ऑप्शन, एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो दूसरों के एटीट्यूड को समझने की जो मीन्स उसमें योग्यता होती है, वो हम किस में ले सकते हैं, वो हम 4th में ले सकते हैं, ठीक है। तो जो ये ऑप्शन है, वैसे मैं आपको बता दूं ये किसके अकॉर्डिंग है, यह मीन्स एक थ्योरी का नाम है रोल टेकिंग थ्योरी, ठीक है। तो रोल टेकिंग थ्योरी के ऑप्शन को पियाजे की थ्योरी के साथ रिलेट किया गया है। तो रोल टेकिंग थ्योरी किसने दी थी, ये चीज़ आप याद रखोगे। तो इसका नाम था रॉबर्ट सैलमन, ठीक है। तो इसका नाम था रॉबर्ट सैलमन, जिसने रोल टेकिंग थ्योरी दी थी, ठीक है। तो एबिलिटी टू टेक अदर पर्सपेक्टिव है, वो इसका राइट आंसर है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट मैच्ड फेयर। देखो करेक्टली तरीके से जो चीज़ मैचिंग हो रही है उसको देख करके चलना है। तो ये अब कोलबर्ग की थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में कह रहे हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे समाज के साथ संपर्क बनाते हैं, और समाज के ही जो नियम वगैरह है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। समाज के साथ संपर्क बना करके वो समाज के अनुसार ही चलते हैं। तो इसमें कहा गया है फिजिकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन
डिटरमाइन वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो कह रहे हैं कि जो समाज सोशल और कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें जो किसी भी कार्य होता है, जो भी है ना, जो भी वर्क है, जो भी एक्शन है, ठीक है, तो उसका जो फिज़िकली रिज़ल्ट हैं जो उसके, ठीक है, तो वह निर्धारित करते हैं कि वह अच्छे हैं या बुरे। कहने का मतलब जो हमारा फिज़िकली तरीके से मीन्स हमारी जो भी बॉडी है ना, वो जो भी कार्य करेगी तो उस कार्य को देख कर के ही क्या करना, मीन्स निर्धारित करना यह चीज़ गलत है या जो भी कार्य किया गया है, व्यवहार किया गया है, वह सही है ना। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ नहीं होती कि फिज़िकली तरीके से हम देख करके डिसाइड करते हैं कि वो नैतिक है या अनैतिक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या आएंगे, समाज के साथ जो कॉन्टैक्ट होते हैं, संपर्क होता है समाज के साथ, या सामाजिक समझौते होते हैं, वो चीज़ आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हम नहीं ले सकते। सेकंड की बात करें तो कह रहे हैं पनिशमेंट एंड ऑविडेंस, और जो है बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल की। तो कह रहे हैं बट कैन बी चेंजड फॉर द गुड फॉर ऑफ सोसाइटी। कह रहे हैं कि जो पनिशमेंट एंड ऑविडेंस है, तो इसमें कह रहे हैं लॉ आर नॉट फिक्स, है ना। कह रहे हैं कि लॉ फिक्स ही नहीं होते, लेकिन देखा जाए तो जो नियम है वो फिक्स नहीं है और इसको हम बदल सकते हैं। तो यह किसके साथ बात मैच करती है, यह जो हमारे पास फोर्थ स्टेज लास्ट स्टेज थी, यूनिवर्सल एथिक, जिसमें बच्चा अपने नियम आप बनाता है ना। तो वो इससे रिलेट करती है कि बच्चा समाज के नियम होते हैं, तो ये चीज़ समझ जाते हैं कि यह मीन्स क्या है, फिक्स नहीं है, इसको हम बदल सकते हैं। और यह यूनिवर्सल से भी रिलेट करती है, और जो पियाजे ने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उससे, उसके ऑटोनॉमी से भी रिलेट करती है, ठीक है। लेकिन यह पनिशमेंट और ऑविडेंस से रिलेट नहीं करती, यह भी क्या हो गया, गलत हो गया। फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। आगे हमारे पास जो थर्ड है, कह रहे हैं गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। तो इसमें कह रहे हैं वन अर्न अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। देखो कह रहे हैं कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की है, जो यह स्टेज है, ठीक है, तो इसमें मीन्स नाइस बन करके, अच्छा बन करके कोई ना कोई क्या लेना, अप्रूवल लेना, कोई ना कोई स्वीकृति प्राप्त करना। तो ये बात सही है। मीन्स बच्चे हमको प्रशंसा, हम मीन्स हमारी कोई ना कोई प्रशंसा करे, हमें शाबाशी दे, हम जहाँ हमें कोई ना कोई एप्रिशिएट करे, तो ये चीज़ें किस में होती है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की मीन्स गुड बॉय और गुड गर्ल में होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 3 ही आएगा, क्योंकि यह करेक्टली तरीके से मैच है वाक्य, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम फिर क्या है, फोर्थ भी नहीं चूज़ कर सकते, ठीक है। तो 1, 2 और फोर्थ को इग्नोर कर दो, थर्ड आंसर इज़ राइट। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कह रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। देखो प्राइवेट स्पीच की बात कही गई है, तो विगोस्की ने क्या कहा था, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कहाँ है, शो दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड। कह रहे हैं कि बच्चा स्टूपिड है, तो ये नहीं हो सकता। कह रहे हैं सेकंड में कि इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक। तो देखो ईगोसेंट्रिक के बारे में किसने बताया था, ईगोसेंट्रिक के बारे में पियाजे ने बात की थी, ठीक है। तो यह भी नहीं हो सकता। आगे हमारे पास कह रहे हैं शो दैट चिल्ड्रन लव देमसेल्फ, ठीक है, कि यह शो करती है, मीन्स जो भी प्राइवेट स्पीच है, कि बच्चे अपने आप को क्या करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं खुद से, ठीक है। तो थर्ड भी नहीं हो सकता, ठीक है, विगोस्की का। सो इसलिए हमारे पास जो राइट आंसर आएगा फोर्थ, कि इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ऑन एक्शन। कि भाई जो प्राइवेट स्पीच वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं बच्चे, तो वो स्वयं को एक तरीके की मीन्स स्वयं को गाइड करते हैं, या आप कह सकते हो स्वयं को मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग करना मीन्स स्वयं को कंट्रोल में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें मीन्स उनमें आती हैं कि स्वयं को वो कंट्रोल रखते हैं, और जो भी उन्होंने मीन्स स्पीच वगैरह यूज़ की है तो उससे वो स्वयं को गाइड करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ इसका राइट है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 15 क्वेश्चन ही बहुत हैं, ठीक है। तो आगे अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। Click on the give icon to subscribe us.
Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates.